तो चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको पहले देखिए फिर इसको देखना। इसको डायरेक्ट फिर वैसे में समझ नहीं आएगा आप लोग। तो चलिए, द्वितीय शासक था और जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका, और जो इसके पहले जो साम्राज्य थे, जो हर्यक वंश और जो नागवंश, शिशु नागवंश, घनानंद और पद्मनंद वाला सब कंप्लीट हो चुका था। ये मौर्य शासन चल रहा है अभी। ये मौर्य वंश का ये द्वितीय शासक है। मौर्य वंश का क्या है? ये द्वितीय शासक है, इसको याद रखिए इसको। तो द्वितीय शासक कौन है? बिंदुसार। इसका जो मतलब ये क्या बोलते हैं, इसका जो काल है, इसका शासन काल कब से कब तक है? 298 से 273 ईसा पूर्व। लगभग कितना है आपका? 20 और ये 25 साल लगभग इसका शासन कर रहा है। और ये क्या था? ये एक आजीवक संप्रदाय था। ये क्या बिंदुसार क्या करता था? एक आजीवक संप्रदाय था, उसका अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। इसको याद रखना, ठीक है। जो इसी को क्या बोलते हैं? इस यूनानी लोग क्या बोलते हैं? यूनानी के जो विद्वान है इसे अमित्रोचेडस बोला जाता है। अमित्रघात कहते थे इन लोग को। एक इनका नाम था उपाधि के रूप में, मतलब ऐसे पुकारते थे उन लोग, अमित्रोचेडस। इसको याद रखना। इसका नाम है, ये बिंदुसार का नाम है। द्वितीय शासक था। उसका पुत्र था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये। एक अमित्र घात भी बोला जाता था, इसको भी याद रखना, अमित्र घात, ठीक है। ये शत्रुओं का क्या? शत्रुओं का वध करता था। शत्रुओं का वध करता था, इसको याद रखना। इसी कारण ये क्या कहलाया आपका? अमित्र घात कहलाता था। तो अमित्र चेडस, इसको याद रखना, अमित्र घात इसको कहा जाता था। तो प्लिनी के अनुसार देखोगे ना, जो मिस्र का राजा, इसके अनुसार, प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा था एक टॉलमी द्वितीय, सेकेंड नंबर का, टॉलमी नंबर सेकेंड। तो उसने क्या किया? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस उसका पूरा नाम है। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, वो लास्ट का अक्षर है, उसका शब्द है। तो इसने अपना एक राजदूत भेजा, कहाँ पर? डायोनीसियस। राजदूत कौन था? उसके राजदूत का नाम था डायोनीसस। डायोनीसस को भेजा कहाँ? यहाँ भेजा, भारत भेजा। मिस्र का राजा था टॉलमी। मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी नंबर सेकेंड नंबर का, फिलाडेल्फस। इसने भेजा इसको, अपने राजदूत, इसका राजदूत था। कहाँ भेजा? भारत भेजा। इसी के टाइमिंग में, बिंदुसार के टाइम में, इसको याद रखना। एक था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम आया था, मतलब सीरिया का था। सीरिया का ये था, सीरिया का आदमी था। सीरिया देश है एक। तो वहाँ से मतलब अपने एक राजदूत को भेजा था। राजदूत इसका था डाईमेकस इसका राजदूत था। किसका? एंटियोकस का। सीरिया से आया था। इसको वहाँ कहाँ इसका राजदूत था। ये कौन था? राजदूत था। ये इसी के टाइमिंग में आया था। देखो, 2 लगा है। एक मिस्र के ने भेजा, मिस्र के राजा ने, टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत भेजा, डायनिसस, डाईमेकस। 2 हैं, डायनिसस और डाईमेकस, एक ही टाइप का नाम है। ये एंटियोकस का है, ये फर्स्ट और ये दूसरा। दो लोग आए। अब इसी से, डाईमेकस से, जो सीरिया के यहाँ सेनापति था, जो शासक से क्या करवाया? ये सीरिया का शासक ये था एंटियोकस। इससे क्या बोला? बिंदुसार बोला कि मीठी मदिरा चाहिए, बोला है ना, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर
और दार्शनिक इसने मांगे थे। पहला तो देखिए, मीठी मदिरा पहला। दूसरा मंगवाया था उसने सीरिया से मंगवाया था, सूखी अंजीर, सूखी अंजीर मंगाया था। एक दार्शनिक मंगाया था। क्या मंगाया था? दार्शनिक मंगाया था, इसको याद रखना। लेकिन इसने ना इसने भेजवाया, इसको भेजवाया सीरिया को। मीठी मदिरा भेजवाया, सूखी अंजीर भेजवाया, या दार्शनिक को नहीं भेजवाया, उसने मना कर दिया उसने, सीरिया के शासक ने, ये एंटियोकस ने। और इसी बिंदुसार के समय में जान रहे होगे तो दो तक्षशिला में कोई पढ़ा होगा तो जान रहा होगा, जो तक्षशिला में क्या होगा, 2 बार विद्रोह हुआ। जो तक्षशिला कहाँ है आपका, ये पाकिस्तान तरफ है। तक्षशिला में क्या हुआ, युद्ध टाइप का हुआ। युद्ध कितना, 2 बार हुआ, 2 बार युद्ध टाइप का हुआ। तो युद्ध विद्रोह हुआ ना, तो विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने अशोक को और बाद में फिर सुसीम को भेजा। 2 पुत्र थे शायद मेरे ख्याल से इसके। तो 2 विद्रोह हुआ ना, तो इसमें पहली बार इसको भेजा अशोक को। अशोक जो जिसका अशोक चक्र है वही अशोक, सम्राट अशोक, एक सुसीम। पहला इसको भेजा, फिर दूसरा बार इसको भेजा उसको विद्रोह को दबाने के लिए। इसका जो मिलता है हमको एक दिव्यावदान, दिव्यावदान नाम का क्या है, एक लेख है या ग्रंथ है, जो भी जो रचनाकार है उनके, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, उसमें दिया गया है ऐसे टाइप का। और बिंदुसार को 2 समुद्रों का देवता भी कहा जाता था, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्र के लगे हुए तट से है ना, तो बीच का पूरा एरिया पूरा, क्योंकि इसने क्या किया था, उस इधर का भी क्षेत्र विजित कर लिया था, जो श्रीलंका के, ये तमिलनाडु मलनाडु केरल तरफ, क्योंकि कर्नाटक तक तो खुद चंद्रगुप्त के पास तक था, तो स्वाभाविक है उसका पास उत्तराधिकारी जब बना होगा तो ऑटोमेटिक उतना एरिया तो इसके पास आ ही गया होगा। और नीचे का क्षेत्र भी ये जीत गया, तो इसको बोला जाता था 2 समुद्रों का देवता, इसको याद रखना। सॉरी, 2 समुद्रों का विजेता, 2 समुद्रों का विजेता। क्योंकि 2 समुद्र का विजेता इसलिए क्योंकि उस टाइम में हम लोग के जैसे अभी प्रशासन चलता है भारत में, इतना समुद्र एरिया में ही आप लोग व्यापार कर सकते हैं, है ना, जा सकते, वैसा नहीं था, वो पूरे एरिया को उसको कवर कर सकता था, इसलिए 2 समुद्रों का विजेता बोला जाता था। ये वायु पुराण में जो गुप्त काल का वर्णन है वायु पुराण में, उसी में बिंदुसार का भी वर्णन है। तो बिंदुसार को उसमें उसका नाम एक ठो रखा गया है मद्र सागर, इसको याद रखना। और जैन ग्रंथों में शीर्षेन इसको बोला जाता है। वायु पुराण में इसको मद्र सागर, और जैन ग्रंथ में सिंहसेन बोला जाता था, इसको याद रखना। तो एक कई लोग बोलते थे, मतलब एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम बताते, आर्य मंजू श्रीकल्प, आर्य मंजू श्रीकल्प, आर्य मंजू श्रीकल्प। अब इसमें क्या है, श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प। अब इसमें है क्या, आर्य मंजू श्री मूलकल्प। तो इसका जो संचालन इसमें जो है चाणक्य करता था, इसमें मतलब इसका जो प्रशासन था, इसके अनुसार चाणक्य के द्वारा इसका जो प्रशासन किया जाता था, इसका बिंदुसार का जो प्रशासन है वो संचालन मतलब चाणक्य के द्वारा किया जाता था, ऐसा मतलब इसमें लिखा गया है। और चाणक्य क्या किया था, तीनों मौर्य राजाओं का जो शासन देखा था, जो आपका चंद्रगुप्त हो गया, फिर बिंदुसार हो गया, फिर अशोक के टाइमिंग में भी तीनों का ये चाणक्य जो है ये काल मतलब देखा था। और जब ये चाणक्य की जो मृत्यु हुई ना, इसकी मृत्यु हुई, तो एक राधा गुप्त का नाम था, उसका उत्तराधिकारी बना, इसी का उत्तराधिकारी एक बना था राधा गुप्त, चाणक्य का उत्तराधिकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री टाइप था कौन, चाणक्य।
उसको एक पोस्ट का दर्जा टाइप का मिला था, तो उसी के अगले मतलब संतान में इसको मिला, मतलब अगले रूप में उत्तराधिकार बना। तो आजीवक संप्रदाय, ये जो मैं बताया हूँ इसका अनुनायी था ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, जो इसके संस्थापक थे इसको याद रख लेना, इसी का अनुनायी था। इसका संस्थापक मखली, यहाँ लिख देता हूँ, मखली पुत्र घोषाल। मखली पुत्र, एक था घोषाल। मखली पुत्र घोषाल था इसका नाम। इन्हें एक डंडी भी कहा जाता था, इसे एक डंडी भी कहा जाता था, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, एक डंडी भी कहा जाता था इसको। अब क्या है, अब इसका बात है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इनके बाद है अशोक। अशोक के बारे में जानते हैं, अशोक के बारे में वर्णन करते हैं। तो अशोक के बारे में बताता हूँ। तीसरा शासक था एक, तृतीय शासक कौन था? अशोक था। इसका काल था लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व। देखो कम होते जा रहे हैं, उसका 298 से 273 था, इसका बिंदुसार का, इसका 273 से 232, कितना साल? लगभग 40 साल, लगभग 40 साल ये मतलब राज किया अशोक। और वो लगभग 20-22 साल, 22-25 साल आपका बिंदुसार के द्वारा किया, उसका डबल किया मान लो। इसने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? पाटलिपुत्र। उन लोग का भी जो टाइमिंग था, चंद्रगुप्त टाइमिंग भी, उन लोग भी ने पाटलिपुत्र में ही, मतलब उनका राजपाट वहीं चलता था, क्योंकि काला शोक के टाइमिंग से ही पूरे स्थायी रूप से पाटलिपुत्र पटना मुख्य केंद्र बन गया, एक मतलब पद बन गया था। इसका जो सिंहासन हुआ था उसी 273 में ये सिंहासन गद्दी पर बैठा। जो मगध के सिंहासन जो पाटलिपुत्र में ही था, वो 2-3 क्षेत्र मिला के मगध का शासन बनता था, मतलब सॉरी राज्यभिषेक इसका, जब राजा के रूप में इसको राज्यभिषेक हुआ, इसका तिलक उलक हुआ, तो इतना में हुआ था 269 के तहत, 73 से नीचे आ गए। और जो मगध में बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, 273 में बैठा था यहाँ पर। ये बना आपका राज्यभिषेक, बाद में हुआ राज्यभिषेक इसका 269 के तहत हुआ। और जो मैं 273 के तहत इसमें सिंहासन पर बैठा, लेकिन राज्यभिषेक नहीं हुआ था उसका, तिलक उलक नहीं लगा था उसमें, 4 साल बाद लगा। ठीक है, एक था, इसने एक ज़्यादा युद्ध नहीं किया है, ये विस्तार मतलब बहुत किया, इसके अभिलेख बहुत किए हैं, निर्माण कार्य बहुत लगाया है। तो ये एक कलिंग विजय किया, इसको याद रखना बस। कलिंग विजय 261 के तहत। धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। इसने धर्म कौन से लिया? बौद्ध धर्म। इसका मुद्रा था, मुद्रा एक चलाता था इसके द्वारा, करसापण। मुद्रा कैसा था? करसापण मुद्रा था, इसको याद रखना। भाषा कौन सी थी इसकी? भाषा जो इसका जो मुद्रा की भाषा, उसका मतलब इन लोग नहीं, जो इनके जो शिलालेख इसमें बने, बहुत सारे जो अभिलेख उल्लेख इसने खुदवाए थे, मतलब या लगवाए थे, तो पाली भाषा में था। अधिकांश इसका जो लैंग्वेज जो मिलता है पाली भाषा में, एक प्राकृतिक भाषा भी, दोनों पाली और प्राकृतिक भाषा दोनों का इसको मतलब इनके प्रशासन में मिलता उलता,
मतलब कार्य, इनके जो एक कार्यालय की भाषा थी, ये कार्यालय की भाषा पाली भाषा था, और ये जो प्राकृतिक है ये अभिलेखों का भाषा था। अभिलेख में अधिकांश इसी का उल्लेख किया गया है, प्राकृतिक भाषा का। इसको याद रखिएगा। इसके माता पिता थे, माता कौन थे, इसके माता पिता का नाम बता देता हूँ। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी है, एक है बिंदुसार। क्या बोल रहा हूँ, सुभद्रांगी है और एक कौन सा है, बिंदुसार। इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना, सिंधु सुभद्रांगी है, बिंदुसार है, इसको याद रखिएगा। अशोक की पत्नी का नाम था, एक देवी नाम था अशोक की पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था देवी। इम्पोर्टेंट है इसलिए इसका सभी जीवन परिचय सभी को मैं बता रहा हूँ इसमें। पत्नी इसकी देवी नाम था। विदिशा की एक व्यापारी थी। विदिशा कहाँ है आपका, बिहार में है आपका, जो मिथिला उथला क्षेत्र है, मिथिला उथला क्षेत्र में, वहाँ इसका एक क्या है, व्यापारी। क्या थी ये, व्यापारी थी, ठीक है। इसकी एक और पत्नी थी कारुआ की, कारुआ की दूसरी पत्नी थी, एक कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग की क्या थी, राजकुमारी थी कारुआ की। पहला कौन था, देवी, जो विदिशा मिथिला की व्यापारी थी। कलिंग की राजकुमारी को कारुआ की, इसको याद रखना। इसके पुत्र था एक, दो पुत्र थे इसके पुत्र में आप याद रखिए, एक था महेंद्र, महेंद्र पुत्र था, और एक नाम था तीवर। महेंद्र था, एक तीवर नाम था, दो नाम थे, पहला महेंद्र, दूसरा तीवर, इसको याद रखिएगा। ये देवी का संतान था, देवी से उत्पन्न होता, एक कारुवाकी का पुत्र था। कारुवाकी का पुत्र तीवर, इसकी पुत्री थी एक संघमित्रा, संघमित्रा इसकी पुत्री थी का नाम था, इसको याद रखना। अब इसने, अशोक ने क्या, अशोक का धम्म उम चलाए थे, नियम है ना, उसकी अलग नियम उम बनाए थे उस टाइमिंग में प्रशासन चलाने के लिए। और कलिंग विजय भी किया था। कलिंग विजय के दौरान इसके बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसके शिलालेख का भी वर्णन पेपर में पूछता है भाई, इसका शिलालेख के बारे में अशोक के, उसका फिर बताऊंगा इसमें, उसका मुख्य कौन सा शिलालेख काम का चीज़ है, कौन सा काम का नहीं है। तो अशोक के जो प्रांत थे, उत्तरापथ इसका भी था, दक्षिणापथ और प्राची आपका पाटलिपुत्र, अवंती आपका इधर उज्जैन उसमें सम्मिलित था। इनके जो अभिलेख मिले काफ़ी जगह मिले, जैसे सांची ऊंची मिला है, रूपनाथ उज्जैनी में मिला है, धौली तोसली जौगढ़ आपका उड़ीसा तरफ है, एरगुड़ी का अभिलेख है जहाँ मिला है आपका आंध्र प्रदेश में, मास्की है कर्नाटक में, जटिंग रामेश्वर है, एक सुवर्णगिरी है कर्नाटक में, और कालसी मेरठ व टोपरा तरफ उत्तर यूपी तरफ मिला है, एक भबरूगढ़ मिला वहाँ, और तक्षशिला शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये सब पाकिस्तान तरफ, सोपारा आपका महाराष्ट्र और गिरनार आपका गुजरात, एक लंका तरफ इधर। तो ये सभी, एक तो देखो बृहत अभिलेख मिले हैं, लघु अभिलेख, एक तो मतलब बृहत लेवल पर, एक लघु अभिलेख, और खंभा वाला भी मिला स्तंभ लेख। स्तंभ में मतलब लिखा हुआ, जो दीवार वाल में मतलब जो कॉलम वॉलम बनता है ना, पिलर उलर टाइप, उसमें लिखा हुआ। और राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को, ठीक है। तो कलिंग विजय के बारे में बता देता हूँ इसका मैं। फिर इसके शिलालेख, फिर इन लोग का प्रशासन के बारे में अलग से इसका एक और वीडियो आएगा, उसमें बता दूंगा। कलिंग विजय के बारे में बताएं तो कलिंग विजय में क्या हुआ, तो कलिंग विजय में क्या था, उन लोग हाथी लोग के प्रसिद्ध थे, वहाँ हाथी बहुत ज़्यादा थे उस तरफ के, उस टाइम के जो कलिंग का क्षेत्र था, यहाँ पूरा उड़ीसा और ये झारखंड उरखंड एरिया पूरा कवर करता था।
तो हाथी वहाँ पहुँच जाते थे। तो हाथी को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध के लिए मतलब गया था। हाथी को मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में या अपने शासन में लाने के लिए कौन गया था? आपका अशोक गया था, कि दक्षिण के विलय के लिए और दक्षिण के विजय के लिए भी गया था। दक्षिण भारत में मतलब विजय प्राप्त करना था और उसको साम्राज्य अपना बढ़ाना था। और कई सारे जो लुटेरे थे उनके कारण भी गया था। कई सारे जो उनके जो समुद्री तट पे उस टाइमिंग में लुटेरे बहुत रहते थे, समुद्रों के किनारे बैठे रहते थे और कलिंग में ही रहते थे। वहीं मतलब पलते पूछते थे और आक्रमण करते थे जगह जगह जाके। तो उनके लिए भी ये उनको मतलब जरूरी था कलिंग को विजय करना। ठीक है, कारण बता रहा हूँ। वो तो लुटेरों के कारण बता रहा हूँ, और दक्षिण को विजय करना था क्योंकि कलिंग थोड़ा लंबा भी था, उड़ीसा का पूरा ऐसा आता था क्षेत्र पूरा। और हाथियों को भी प्राप्त करना उनको था ताकि उनके साम्राज्य क्या विस्तार हो। और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था, उसको उनको व्यापार भी करना था कि इनको अशोक को, इसलिए उसको गया था। तो इस दृष्टि सबको देखते हुए ना फिर ये क्या उसका कारण बता इसमें, मतलब विजय करने का कारण इसका क्या था, मतलब क्यों मतलब गया था, इसको बताया मैं अभी। साम्राज्य विस्तार करने, हाथी प्राप्त करने के लिए, विजय करने के लिए, लुटेरों के उसको मतलब उसका दमन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ये सभी कारण थे उसके, मतलब कलिंग के पास जाने का। अब इसका बताता हूँ। अशोक की एक धम्म नीति थी। अशोक का एक उनका अलग मतलब अशोक का धम्म नीति थी, एक नियम टाइप का था उनकी, एक कुछ इसमें नियम वाम था इसमें। तो इसमें कुछ रूल भी था इनका, मतलब एक मानना था कि अब जो माता पिता और जीवों के जो जो खर्च उर्च जो संबंधित जो पारिवारिक है, जो वाद विवाद अहिंसा को मतलब लाना था, ऐसे करके शांति व्यवस्था बनाए रखना था, उसकी नीति लाया था। कौन लाया था? अशोक लाया था। तो इसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए क्या लाया था? उनके उत्थान के लिए एक आचार संहिता बनवाई थी ही नहीं, मतलब उनके उत्थान के लिए, मतलब उनका विकास के लिए, उनका ग्रोथ हो, आम जो पब्लिक है उन जनता का, अपने पूरे साम्राज्य का। तो उसके लिए एक धम्म नीति लाया था उनके कल्याण के लिए, प्रजा के। तो जिसको आचार संहिता बोला जाता है, और उसी आचार संहिता को क्या अशोक का धम्म बोला जाता है। कल्याण के लिए लाया गया था आचार संहिता। क्या लाया था? आचार संहिता। इसी आचार संहिता को अशोक का धम्म बोला जाता है। कोई धर्म उर्म नहीं है ना, धम्म, धम्म का मतलब धर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये धर्म नहीं है भाई, इसको याद रखना। इसके धम्म का मतलब अभिप्राय वही है जो माता पिता की सुशीलता भाव रखना, जीवों के प्रति जो आदरता, अहिंसा का भाव। जो उस टाइम युद्ध होता था तो जीवों को भी मार देते थे, पशु जानवर को। और जिन लोग जो अत्यधिक खर्चा भी करते थे उसको रोकने के लिए बोले, और बचत करने के लिए, ज़्यादा बचत भी करना भी वो था। तो सबको बताया इन्होंने, इनके द्वारा जो इसमें नीति दी गई थी कि क्या हमको पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइप से जीवन को हमको जीना चाहिए। तो उनके कल्याण के लिए इसको लाया गया था। तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने क्या किया? कलिंग विजय के पश्चात ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में था। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया जब कलिंग विजय किया, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में चला गया, उसके प्रभाव में आकर ग्रहण उसी में। तो इसने जो एक उपगुप्त नाम का कौन था? बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था उपगुप्त नाम का। तो इसी ने उसको शिक्षा दी, इसको अशोक को शिक्षा दी, बुद्ध की जानकारी दी, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा उच्छा दी बेनसांग के अनुसार। बेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इसका उल्लेख किया है, इसको याद रखना। तो इसने अपने धर्म के विकास को, उसको देख रेख करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे, है ना, जो उस टाइमिंग में जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनको इन लोग क्या बोलते थे? धर्म महापात्र।
धर्म महापात्र के रूप से जाना जाता था। जो उनके अधिकारी उस टाइम में मतलब देख रेख के लिए, जो धर्म की नीति के जो विकास करने के लिए अधिकारी बनाए थे, उसको धर्म महापात्र बोला जाता था। और इसने अब बौद्ध धर्म में तो ये खुद मिल गया था, अब क्या आप सोचा थे। तो अब बौद्ध धर्म, अब राजा होके क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चालू कर दिया। तो जगह जगह दूसरे दूसरे दक्षिण हिस्से में, श्रीलंका उलंका, अपनी पुत्र और पुत्री को दोनों को भेज दिया था, महेंद्र और संघमित्रा को। और कारुवाणी का जो उसका पुत्र नहीं गया था, ठीक है, इसको याद रखना। संघमित्रा उसको भेजा था, महेंद्र को भेजा था दक्षिण एशियाई में, जो मलेशिया हो गया, थाईलैंड उलैंड में, सभी में पूरा बौद्ध प्रचार करने के लिए गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बंगाल उनका, सिंगापुर में, सब में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको भेज दिया। तो धम्म की जो परिभाषा एक बहुत बड़ा निकाय था, उसमें उससे लिया गया था इसको। राहुलोवाद सूद विषय था इसमें, वहीं से इसको लिया गया था, जो परिभाषा, धम्म की परिभाषा को। और धम्म क्या था, ये पाली भाषा में था। इसकी भाषा क्या थी, पाली भाषा में था ये धम्म, क्योंकि प्रशासन में पाली भाषा इन लोग इस्तेमाल करते थे। भले ही अभिलेख में इन लोग प्राकृतिक भाषा का उल्लेख किए होंगे, जैसे हम लोग घर में कुछ और बोलते हैं और उधर दूसरा तरीके से बात हिंदी में बात करते हैं, वैसी टाइप का चेंज था इसमें। अशोक का त्रिसंग और त्रिरत्न में विश्वास था। उस टाइमिंग में इन लोग क्या कहते थे, त्रिसंग था और त्रिरत्न, तो त्रिरत्न थे इसके, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिसंग या बोल सकते हैं त्रिरत्न। तो इसमें क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, क्या बोल रहा हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये थे इसमें। ये भब्रुगढ़ लघु शिलालेख में मिलता है। भब्रुगढ़ लघु शिलालेख में क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या बोल रहा हूँ, भब्रुगढ़ लघु शिलालेख प्राप्त होता है इसमें। और जो धम्म, और इसको याद है, जो धम्म का निर्माण करते हैं दूसरे और सातवें शिलालेख में, जैसे कि उन गुणों का वर्णन इसमें किया गया जो बता रहे हैं इसमें। जो धम्म का निर्माण, धम्म का निर्माण किसमें, दूसरे व सातवें शिलालेख में क्या है, उल्लेखित है। दूसरे और सातवें शिलालेख में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। जो धम्म का जब निर्माण करे थे ना, तो उसको ऐड कर दिए इसी टाइम में। और जो जनता को जब अशोक ने क्या किया था, उनको उपदेश दिया था, ये कहाँ है आपका, सातवें शिलालेख में। इसमें सातवें शिलालेख में है। अशोक के शिलालेख के बता देता हूँ कितने शिलालेख थे। अशोक के जो शिलालेख थे, शिलालेख के बारे में बताता हूँ इसमें। तो 14 बृहद शिलालेख थे। 14 बृहद थे, 7 आपका स्तंभ लेख थे। 7 क्या था, स्तंभ लेख था, इसको याद रखना। और गुफा लेख था गुफा अभिलेख एक था, लघु स्तंभ लेख। गुफा लेख अलग है ना, स्तंभ लेख 7 थे और लघु स्तंभ लेख अलग, उसका मतलब अलग है। ये 14 बृहद लेख थे, इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो काम का चीज़ है इसमें बता सकते हैं इसमें। तो 14 जो उसमें, तो ये 14 जो बृहद शिलालेख
अशोक के, ये 8 स्थानों से मिले। कितने स्थानों से? ये 8 जगहों में खोज खाज के इसको निकालें। 14 तो है उसका। तो पहला उसमें था शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान, एक खरोष्टी लिपि में था। एक था मनसेहरा, ये भी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में भी था। एक जूनागढ़, जो गिरनार बोलते हैं, गुजरात से मिला है, ब्राह्मी लिपि में था। 2 बस खरोष्टी लिपि में मिला है, जो बृहद शिलालेख है आपका। एक तो खरोष्टी, जो पाकिस्तान का, दोनों आपका खरोष्टी लिपि में। मतलब खरोष्टी लिपि मतलब क्या? वो दाएं बाएं ऐसे करके उल्टा सीधा वाला वो चक्कर चलता था, उल्टा सीधा लिखते थे। मतलब कोई राइट से चालू होता था, कोई लेफ्ट से, वैसी मतलब चेंजेस, परिवर्तन था उसमें। एक था सुपारा, जो सौराष्ट्र महाराष्ट्र में मिला है, ब्राह्मी लिपि। एक है कालसी, उत्तराखंड से मिला है। एक जौघड़, उड़ीसा से मिला है, ब्राह्मी लिपि। एक धौली से मिला था, उड़ीसा से ही, उड़ीसा से मतलब 2 मिले, जौघड़ और धौली। एक आंध्रा से एक मिला है, एरगुड़ी, ब्राह्मी लिपि। सभी ब्राह्मी लिपि थे। भारत में सभी ब्राह्मी लिपि द्वारा लिखे गए हैं। और इसके शिलालेख में, जो शिलालेख है इसके, और जो विषय के क्या है, जो प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है इसका, पशु बलि की निंदा को बताया गया। पहला शिलालेख में इसके पशु बलि की निंदा, पशु बलि की क्या लिखा गया है, निंदा इसको करने के लिए बताया गया इसमें। पांचवा में जो धर्म महापात्रों की, जो धम्म की, इनकी नियुक्ति के बारे में बताया, कैसे उनकी नियुक्ति की जाती थी। एक था 8वां में, याद रखिए, जो तीर्थ यात्रा धर्म से संबंधित है ना, इसका उल्लेख है। तीर्थ यात्रा का जो किए हैं, जो उस टाइमिंग में किए थे, उसका उल्लेख 8वां में किया है। एक 9वां है, ये जन्म विवाह से संबंधित है। इससे संबंधित है, ये जन्म विवाह से संबंधित है। जन्म विवाह अवसर जो उसकी निंदा करता है, जो आपका पार्टी उटी करते हो ना आप, जो आप तीर्थ त्योहार में जो भी समारोह होता है जन्म विवाह के समय, उसको निंदा करता है 9वां शिलालेख। और धम्म 10वां में है, उसके बल को बताता है, धम्म नीति के जो बल को बताता है, मतलब विजय को। 10वां में इसकी धम्म के बारे में बताता है, उसके श्रेष्ठ होने का बताता है कि क्यों यो मतलब अच्छा चीज़ है। ठीक, तो ये सभी चीज़ हो गया इसके शिलालेख के बारे में। बाकी जो और कुछ होंगे जानकारी, जो स्तंभ लिंग हुए, उसका प्रशासन के रूप में बता दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद।